हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपर्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज जो पढ़ेंगे हम वो होगा हिंदी वर्णमाला व्यंजन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर के बारे में डिस्कस किया था, पर आज के इस वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन के भेद क्या होते हैं, या व्यंजन के प्रकार, या फिर और भी बाकी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो आपने अभी जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था कि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होते हैं, स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। पर जो व्यंजन होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्वर से मदद लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनको बनाने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब हम व्यंजन के कुछ प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अस्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि क से लेके म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब आपकी जिह्वा क्या करती है, कि जब आपकी जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श कर रही होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ के स्थानों को स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पर एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि इन्हें एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वे वर्ग में विभक्त हैं। इस तरह यह पांच पांच व्यंजनों के पांच वर्ग हैं जिनकी संख्या क्या है, 25 है। यानी कि ये वर्गों में विभक्त हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन किसे बोलते हैं, तो ये दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। अभी आपने ये तो देख लिया, पर क से म तक अभी जो मैंने बोला था कि क से म तक के वर्ग को क्या क्या किस किस जगह से बुलाते हैं या किस किस जगह से बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि क वर्ग जो है वो कंठ यानी कि गले से बोला जाता है। आप अभी बोल के देखिए क ख, तो आवाज़ गले से आ रही है ना। तो सेम चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। और अगर त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछता है तो दंत है। और लास्ट अगर आपसे पूछता है प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ओष्ठ से होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछता है कि कंठ से क्या बोला जाता है, तो क वर्ग। अगर आपसे पूछ ले मूर्धा से क्या बोला जाता है, मूर्धा से किसका उच्चारण होता है, तो ट वर्ग का। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और भी याद रखनी है कि ये जो लास्ट के वर्ण है ना, अंग हुआ, इया हुआ, अड़ हुआ, न हुआ और म हुआ, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। या फिर आप इन्हें अशुभाक्षर के नाम से भी बोलते हैं, या फिर अनुनासिक। ये तीनों एक ही। अगर आपसे कभी पूछ ले कि पंचमाक्षर या अनुनासिक या अशुभाक्षर किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो लास्ट के 5 वर्ण हैं इन्हें ही बोलते हैं। पर अगर आपसे कहीं पूछ ले कि शुभाक्षर या फिर दग्धाक्षर किसे बोलते हैं, ये तो चलो हो गया अशुभाक्षर, पंचमाक्षर, अनुनासिक, ये हो गया। पर अगर शुभाक्षर और दग्धाक्षर पूछ ले तो आपको याद रखना है कि ये जो शुरू के 4 वर्ण होते हैं ना, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़ और त थ द ध और प फ ब भ, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें दग्धाक्षर या फिर शुभाक्षर के नाम से जानते हैं। फिर अगर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रबल शुभाक्षर क्या होता है या दुर्बल अशुभाक्षर क्या होता है, तो आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये पांचों अशुभाक्षर के नाम से जाने जाते हैं या पंचमाक्षर। तो इसी में क्या है, प्रबल अशुभाक्षर और दुर्बल अशुभाक्षर होते हैं। तो ये जो आपके 3 हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अशुभाक्षर के नाम से बोलते हैं।
और ये जो दो है न और म, इनको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अशुभाक्षर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी वेदों में रचना, मतलब जब वेदों में रचना होती है तो इनका प्रयोग नहीं होता है। अगर अब आपसे पूछ ले कि पंचमाक्षर किसे बोलते हैं, अनुनासिक किसे बोलते हैं, अशुभाक्षर किसे बोलते हैं, या फिर ये पूछ ले कि प्रबल अशुभाक्षर, दुर्बल अशुभाक्षर किसे बोलते हैं, या फिर दग्धाक्षर या शुभाक्षर किसे बोलते हैं, तो अब आप बता ले जाएंगे। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए आपके? अगर हाँ आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आए तो आप मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अगर आपसे ये पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि य, र, ल और वह क्या अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स, स, ह को हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा, पर ये भी क्या है, ये अलग अलग जगहों से उच्चारण होता है इनका भी। अगर आपसे ये वाला स पूछता है बड़ा वाला, इसका उच्चारण क्या हो, तालव्य से होता है। अगर आपसे इस वाले स का उच्चारण स्थान पूछता है तो ये मूर्धन्य से होता है। अगर ये छोटे वाले स का पूछता है तो ये दंत से होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछता है कि अर्ध स्वर क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो य और व है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि पार्श्विक वर्ण क्या है, तो जो ल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। और अयोगवा क्या होता है, अंग और अह को हम अयोगवा बोलते हैं, यानी कि स्वर एवं व्यंजन की जो बीच की कड़ी होती है वो अयोगवा होती है। अब हम उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो जो उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है, दो है। एक हो गया ढ और एक हो गया अढ़। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि ये निकले कहाँ से हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं अस्पर्श व्यंजन की जो संख्या 25 है, इसमें से ये आप देख रहे हैं ड और ढ, इन्हीं दो वर्णों से क्या हुई है कि दो नए वर्णों की उत्पत्ति हुई है। एक हो गया आपका ढ और एक हो गया आपका अड़ा। तो ये दो वर्ण यहाँ से निकले हैं। तो पहले कितने थे, 25 थे। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 25 थी। अब कितनी हो गई, अब हो गई 27। अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे भी अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 में दिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ मिले, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आपको 25 और 27 दोनों मिलता है तो आप 27 को टिक करके आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब हम उत्क्षिप्त के बारे में और कुछ जानेंगे। अतिरिक्त व्यंजन हम इसे इसलिए बोलते हैं कि ये ड और ढ से अतिरिक्त वर्ण दो निकले हैं, तो इसलिए इन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, इसलिए हम इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। और द्विगुण व्यंजन का मतलब होता है कि ये दो गुण रखते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको ड का प्रयोग करना था ड का किया, जहाँ पे आपको अड़ा का करना था आपने अड़ा का किया, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब आप ड और ढ का प्रयोग करेंगे, यानी जब आप ड और ढ बोलेंगे, तो क्या होगा, जिह्वा पलट के जा रही है और तालु को स्पर्श कर रही है, तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाती है। पर आप जब इसके नीचे बिंदी लगा देते, यानी कि ड और अढ़ा बोलेंगे, तो जिह्वा झटके से बाहर की तरफ आती है, इसीलिए इसे उत्क्षिप्त कहते हैं। और उत्क्षिप्त का मतलब ही क्या होता है, फेंका हुआ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, आगे का भाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं। जो बात मैंने अभी बोली, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन ध्वनियों का क्या होता है कि वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन ध्वनियों को वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि जैसे डरना हो गया, तो डरना में क्या है, ड का प्रयोग है। और सड़क में क्या है, सड़क में ढ का प्रयोग हुआ है। अगर हम सड़क में ड का प्रयोग करें तो फिर क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं लगेगा। तो हमने अपनी सुविधा के नीचे क्या लगाया, इसमें एक बिंदी लगा दिया, तो ये सड़क से क्या हो गया, सड़क हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ढोल है, तो यहाँ पे ढोल है। अब यहाँ पे पढ़ाई है और हम पढ़ाई में ढ लगाएंगे, तो क्या हो, इसका उच्चारण क्या हो, गलत हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। पर इसमें हमने ढ लगाया तो ये क्या बन गया, पढ़ाई बन गया। तो यही चीज़ें हैं कि हमने अपनी सुविधा के लिए इनमें जो अतिरिक्त वर्ण थे उनका उच्चारण किया। नेक्स्ट हम अस्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो जो च, छ और झ होता है, ये क्या होता है,
ये ए नहीं होगा, यहाँ पे झ होगा। तो ये जो चार होते हैं च, छ, ज और झ, ये क्या होते हैं, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि उष्म व्यंजन या फिर उष्म संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं, तो स को क्या बोलते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु क्या होता है, घर्षण के साथ बाहर निकलती है। जैसे आप बोल रहे हैं ना स, तो ये क्या हो, घर्षण करता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सर उष्म व्यंजन बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये जो बड़ा वाला स है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, इस वाले स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ये छोटा वाला स है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या होती है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि किसी की मदद से बोले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो क है और स है, इससे मिलके क्या बना है, छ बना है। जो त है और र है, इससे मिलके क्या बना है, त्र बना है। पर एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है, अगर इस साइड अगर ये शुरुआत में पूरा क दे देता है और इधर आधा स देता है, तो ये कभी भी गलत हो जाएगा, ये कभी सही नहीं हो सकता है। क्योंकि इधर आधा क रहेगा और फिर इधर पूरा स रहेगा, क्योंकि अगर जब ये ही पूरा रहेगा तो फिर इसे तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये आधा ही होगा। जैसे कि आधा क होगा, पूरा स होगा, या फिर आधा क हुआ, आधा स हुआ और अ हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब आपको याद हुआ कि स्टार्टिंग में क्या है, तो हुआ, ये भी आधा रहेगा, जो हुआ, मतलब ये जो शुरू का है ये क्या होगा, आधा ही रहेगा, तभी ये दूसरा ले सकता है। क्योंकि जब ये अपने आप में पूरा रहेगा तो फिर ये किसी और को इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो छ हुआ, जो छ है वो क और स से मिलके बनता है, त्र जो है वो त और र से मिलके बनता है, जो ज्ञ है वो ज और इया से मिलके बनता है, और जो स्र है वो स और र से मिलके बनता है। नेक्स्ट देखेंगे दंतोष्ठ ध्वनि। इसका उच्चारण क्या होता है कि दांत और ओष्ठ के दोनों स्पर्श करने से होता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना व और फ, तो क्या होता है, दांत और ओष्ठ दोनों का स्पर्श हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, व और फ को दंतोष्ठ ध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नासिक के ध्वनि। नासिक का ध्वनि क्या होता है कि हर वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नासिक के ध्वनि बोलते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पंचमाक्षर या फिर इसे अनुनासिक या नासिक के ध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला जो है इसमें है उच्चारण स्थान के आधार पे देखेंगे। अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। च छ ज झ इय का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। और आप एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि जो य और ये जो बड़ा वाला स है, ये भी क्या है, तालव्य के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ लेता है ट ठ ड ढ, ये क्या है, मूर्धा के अंतर्गत आता है, यानी कि मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और इसमें अड़ और ये छोटा वाला स और र और री भी क्या है, ये मूर्धन्य के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया त थ द ध न, तो ये क्या है, ये दंत के अंतर्गत आते हैं। और ये जो ये वाले स है और ल, ये दंत के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है ये, इसमें ये वाला स नहीं होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वाला स हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछता है कि प फ ब भ म, ये क्या है, ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि दंत और ओष्ठ यानी दोनों के उच्चारण से कौन सा बन, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि व और फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी दांत और ओष्ठ दोनों के उच्चारण से ये बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट जो है वो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। उच्चारण प्रयत्न के आधार पे घोष और सघोष आ जाएंगे। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, अघोष और सघोष आ जाएंगे। पहला हो गया आपका अघोष, सेकेंड हो गया घोष या सघोष। जो अघोष होता है वो आगे के प्रथम और द्वितीय, यानी कि पहला और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। और जो घोष होता है या फिर सघोष होता है वो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, सघोष होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अघोष जो हो गया ये पहला, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहला और दूसरा क्या है, अघोष हो गया।
और सघोष जो है वो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग, घ, अंग क्या है, सघोष है। और अगर अघोष पूछे तो क, ख और ग क्या है, अघोष में आएंगे। च, छ क्या है, अघोष हो जाएंगे आपके। ज, झ और इया क्या है, सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे श्वास वायु के आधार पे। श्वास वायु के आधार पे हो जाएगा अल्प प्राण आ जाएंगे और इसमें हो जाएंगे महाप्राण। तो जो अल्प प्राण है वो क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। और जो महाप्राण होता है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये और ये। जैसे क हो गया, ग हो गया, अंग हो गया, ये क्या है, अल्प प्राण हो गया आपका। अगर अब महाप्राण पूछे तो आपको याद रखना है कि ख हो गया और घ हो गया, यानी कि दूसरा और चौथा, ये क्या है आपका, महाप्राण है। और एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि जो य, र, ल और वो है, ये क्या है, ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि य, र, ल वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ ले ऊष्म संघर्षी व्यंजन यानी स, स, ह, ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके महाप्राण के अंतर्गत। ये सारी बातें हुई व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें हमने आपको यहाँ पे बता दी। अगर आपको इसमें से कहीं पे भी डाउट होता है या कहीं पे भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।